नमस्कार और आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया की। ये एक ऐसी दुनिया है जहां नई दवाएं परखी जाती हैं, टेस्ट होती हैं। कैसे तय होता है कि कोई दवा, कोई वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षित है और असरदार भी। ये सफ़र ना काफ़ी लंबा और कह सकते पेचीदा है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस रिसर्च के इतिहास की कुछ अहम बातें हैं। कुछ दुखद गलतियां भी हुईं जिनसे हमने सीखा। दवा बनाने के अलग अलग पड़ाव क्या हैं और आज क्या नियम कानून है, जैसे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, जीसीपी और एथिक्स कमिटियां, आईआरबी वगैरह, इन सब का जिक्र है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस उलझे हुए विषय को थोड़ा सा सुलझाया जाए। हम देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, आज इंसानों पर जो रिसर्च होती है उसके क्या नियम हैं और कैसे मतलब एक छोटा सा आइडिया लैब से निकलकर हमारी दवाई की पर्ची तक पहुंचता है। आपको पता है, शुरुआत थोड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि शायद दुनिया का पहला क्लिनिकल ट्रायल बाइबल में मिलता है। इसके बारे में नतीजा, सब्जी खाने वाले ज्यादा सेहतमंद निकले। अब देखिए, ये आज के जैसा साइंटिफिक ट्रायल तो नहीं था, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर हाँ, एक तरह से तुलना करने का, कंपेयर करने का विचार शायद यहीं से आया होगा। सही। और सही मायनों में जो नियंत्रित परीक्षण का आइडिया है वो काफी बाद में आया। 1754 में एक स्कॉटिश डॉक्टर थे, जेम्स लिंड। उन्होंने नाविकों पर प्रयोग किया। स्कर्वी वाला मामला है ना? हाँ, बिल्कुल। पता लगाया कि खट्टे फल स्कर्वी का इलाज है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी उस समय। हजारों जानें बची। फिर एडवर्ड जेनर आए, चेचक का टीका, उन्होंने भी सफल परीक्षण किया। ये सब शुरुआती कदम थे। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी थे। इनसे क्या हुआ कि हम सिर्फ देखने, सुनने या अंदाजे लगाने से आगे बढ़े। बाकायदा प्रयोग करके चीजों को समझने लगे। वैज्ञानिक तरीके से सिस्टमैटिकली दवाओं के असर को परखने की नींव यहीं पड़ी। और बाद में, जैसे आपने कहा, रैंडमाइजेशन आया, मतलब मरीजों को संयोग से रैंडमली अलग अलग ग्रुप में बांटना। और ब्लाइंडिंग, यानी मरीज या कभी-कभी डॉक्टर को भी ये ना पता होना कि असली दवा किसे मिल रही है और प्लेसिबो किसे। इन तरीकों ने नतीजों को और ज्यादा भरोसेमंद बनाया, क्योंकि इससे पक्षपात मतलब बायस की गुंजाइश कम हो गई। लेकिन इस कहानी में ना कुछ बहुत काले अध्याय भी जुड़े हैं जिनसे हमें नैतिकता के, सही गलत के बड़े सबक मिले। जैसे 1937 में अमेरिका में सल्फेनिलामाइड नाम की एक दवा थी, उससे जुड़ी एक त्रासदी हुई। हाँ, वो बच्चों की दवा थी। हाँ, बच्चों के लिए सिरप बनाया गया था और उसे एक जहरीले केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकॉल में घोल दिया गया था, और यह बिना जांचे कि वो सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि उस वक्त ऐसे सेफ्टी टेस्ट करना जरूरी ही नहीं था। और नतीजा बहुत भयानक था। 100 से ज्यादा मौतें हुई, ज्यादातर बच्चे थे। बाप रे, 100 से ज्यादा? हाँ, और सोचिए, कंपनी पर सजा क्या हुई? सिर्फ दवा पर गलत लेबल लगाने का जुर्माना, बहुत मामूली सा। इस घटना ने सबको हिला दिया था और पहली बार दवाओं की सेफ्टी टेस्टिंग को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया गया। इसी के चलते अमेरिका में 1938 का फूड, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट बना, जिसने नियम काफी कड़े किए। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी में जो हुआ, वो तो इंसानियत पर कलंक है। बिल्कुल। कंसंट्रेशन कैंपों में जो बंदी थे, उन पर बिना उनकी मर्जी के, बिना बेहोश किए भयानक प्रयोग किए गए। क्या क्या नहीं हुआ, जुड़वा बच्चों पर प्रयोग, लोगों को जमा देने वाली ठंड में रखना, ऊंचाई के असर का अध्ययन, जहर देना, लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, ये अकथनीय अत्याचार थे। इन सब का नतीजा सिर्फ दर्द, मौत या फिर जिंदगी भर की लाचारी। मानव अधिकारों का सबसे घिनौना मजाक था वो। और दुनिया हैरान रह गई। बिल्कुल। इन्हीं अत्याचारों के बाद जब ये सब सामने आया तो न्यूरेमबर्ग कोड बना। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज था जिसने साफ साफ कहा कि किसी भी इंसान पर रिसर्च करने के लिए उसकी मर्जी, उसकी स्वैच्छिक सहमति, वॉलंटरी कंसेंट सबसे जरूरी है। उसे पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, वो कभी भी मना कर सके, और प्रयोग तभी जायज है जब उसका मकसद नेक हो और जोखिम कम से कम हो। और एक और बहुत परेशान करने वाला मामला अमेरिका का ही है, टस्कीगी सिफिलिस स्टडी। हाँ, टस्कीगी। ये 1932 में शुरू हुआ और सोचिए 40 साल तक, 1972 तक चलता रहा। 40 साल? हाँ,
इसमें करीब 400 गरीब अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष थे जिन्हें सिफिलिस था। उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि उन्हें कौन सी बीमारी है। बस ये कहा गया कि खराब खून का इलाज हो रहा है। और सबसे बुरी बात क्या थी कि शोधकर्ता सिर्फ ये देखना चाहते थे कि सिफिलिस अगर उसका इलाज न किया जाए तो शरीर पर क्या असर करती है। तो जब 1950 के दशक में पेनिसिलिन जैसा कारगर इलाज आ गया था, तब भी इन लोगों को वो नहीं दिया गया। जानबूझकर उनसे इलाज छुपाया गया। ये तो सरासर धोखा था। बिल्कुल, धोखा भी और अनैतिक भी। जब ये बात 70 के दशक में बाहर आई तो अमेरिका में भारी गुस्सा फूटा। टस्कीगी ने हमें सच में झकझोर दिया और सीधे तौर पर 3 सुनहरे नियम दिए जिन्हें आज भी हर शोधकर्ता को मानना ही पड़ता है। ये नियम 1989 की बेलमोंट रिपोर्ट में लिखे गए। पहला, व्यक्तियों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, मतलब लोगों से सच बोलो, उनकी मर्जी पूछो, उन्हें पूरी जानकारी दो और जो कमजोर हैं, वल्नरेबल हैं, उनका खास ख्याल रखो। दूसरा, परोपकार, बेनिफिसेंस, यानी किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, कोशिश करो कि फायदे ज्यादा से ज्यादा हों और जोखिम कम से कम। और तीसरा, न्याय, जस्टिस, मतलब रिसर्च का बोझ और फायदा सब में बराबर बंटे। ऐसा ना हो कि किसी खास गरीब या कमजोर समूह को ही हमेशा रिसर्च के लिए चुना जाए, जैसा टस्कीगी में हुआ था। तो टस्कीगी इन तीनों ही उसूलों पर फेल हुआ था। पूरी तरह फेल हुआ था। सम्मान नहीं क्योंकि झूठ बोला गया, परोपकार नहीं क्योंकि इलाज नहीं दिया गया, और न्याय नहीं क्योंकि नस्ल और गरीबी के आधार पर लोगों को चुना गया। तो ये न्यूरमबर्ग कोड और बेलमोंट रिपोर्ट, इन्होंने नैतिकता की एक मजबूत नींव रखी। इनके अलावा भी आपने हेलसिंकी घोषणा का जिक्र किया था, और भी अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं। भारत में क्या स्थिति है? यहाँ के अपने नियम हैं? हाँ, बिल्कुल। भारत में ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अपने नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 2000 में आए थे, फिर अपडेट भी हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को भारतीय माहौल, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के हिसाब से लागू करते हैं। इनमें भी वही मुख्य बातें हैं। रिसर्च जरूरी हो तभी करें, लोगों की पूरी जानकारी और मर्जी हो, कोई शोषण ना हो, गोपनीयता बनी रहे, जोखिम कम हो, रिसर्च करने वाले काबिल हों, जवाबदेही हो। कुल मिलाकर 12 सिद्धांत हैं और ये भारत में होने वाले सभी बायोमेडिकल रिसर्च पर लागू होते हैं। अच्छा, ICMR के अपने गाइडलाइंस हैं। और शुरू में आपने GCP का भी जिक्र किया था, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। वो क्या है? GCP, हाँ, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसको आप ऐसे समझिए कि ये क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कैसे करें गाइड है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मान लीजिए। इसे ICH ने बनाया है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, ताकि यूरोप, अमेरिका, जापान जैसे देशों में जो ट्रायल्स होते हैं उनके नतीजों को एक दूसरे के यहाँ मान्यता मिल सके, डेटा एक्सेप्ट हो सके। GCP में बहुत विस्तार से बताया गया है कि ट्रायल कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, कैसे निगरानी हो, डेटा कैसे रिकॉर्ड हो, रिपोर्ट कैसे बने, ताकि नतीजों की क्वालिटी अच्छी हो, ट्रायल में भाग लेने वालों के अधिकार सुरक्षित रहें, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और जो डेटा मिले वो भरोसेमंद हो। और ये भी जाहिर है बेलमोंट और हेलसिंकी के नैतिक सिद्धांतों पर ही आधारित है। ये प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं। समझ गई। तो ये तो हो गए नियम, कानून और नैतिकता की बातें, जो कि बहुत जरूरी हैं। अब असल में एक दवा बनती कैसे है? मैंने सुना है ये बहुत लंबा और महंगा काम है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक नई दवा को लैब में सोचने से लेकर बाजार तक लाने में औसतन 12 से 15 साल लग सकते हैं। 12 से 15 साल? हाँ, और खर्चा आजकल का अनुमान है कि करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा, खरबों रुपए। बाप रे! और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर कोशिशें नाकाम रहती हैं। हजारों लाखों केमिकल कंपाउंड्स को स्क्रीन किया जाता है, उनमें से शायद कोई एक ही कामयाब दवा बन पाता है। सफलता दर बहुत कम है। तो इसके चरण क्या होते हैं? मोटा मोटा कैसे होता है ये सब? मोटा मोटा इसके 3 बड़े चरण होते हैं। पहला, खोज और विकास, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। दूसरा, प्री क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें जानवरों पर जांच होती है। और तीसरा, क्लिनिकल डेवलपमेंट, यानी इंसानों पर जांच। ठीक है, तो पहला चरण, खोज वाला, उसमें क्या करते हैं? इसमें वैज्ञानिक सबसे पहले बीमारी की जड़ को समझते हैं। मतलब शरीर में ऐसा क्या है, कोई खास प्रोटीन, कोई जीन जो बीमारी पैदा कर रहा है, इसे टारगेट करते हैं। फिर वो हजारों लाखों केमिकल कंपाउंड्स को टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा कंपाउंड उस टारगेट पर असर कर सकता है, उसे रोक सकता है या बदल सकता है। जो असर दिखाते हैं उन्हें हिट्स कहते हैं। फिर इन हिट्स को और सुधारा जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है, ताकि वो दवा बनने लायक बन सके। उनके गुण बेहतर किए जाते हैं। अच्छा,
तो ये लैब में होता है सब। हाँ, ये ज्यादातर लैब बेस्ड काम है। इसमें काफी समय लगता है। इसके बाद आता है प्री क्लिनिकल रिसर्च। बिल्कुल। जब एक कैंडिडेट दवा चुन ली जाती है तो उसे लैब में सेल्स वगैरह पर, इसे इन विट्रो कहते हैं, और फिर जानवरों पर, इन विवो, टेस्ट किया जाता है। यहाँ मुख्य मकसद ये देखना होता है कि दवा मोटे तौर पर सुरक्षित है या नहीं, उसकी फार्माकोलॉजी यानी वो शरीर पर क्या असर करती है, और फार्माकोकाइनेटिक्स यानी शरीर दवा के साथ क्या करता है, कैसे सोखता है, कैसे बाहर निकालता है, ये सब देखा जाता है। जहरीलेपन की बहुत सारी जांचें होती हैं, टॉक्सिसिटी स्टडीज, अलग अलग अंगों पर असर, कैंसर पैदा करने की क्षमता, प्रजनन पर असर, ये सब जांचा जाता है। ये सब जानवरों पर? कौन से जानवर इस्तेमाल होते हैं? हाँ, ये जानवरों पर होता है। चूहे, माउस, खरगोश, गिनी पिग, कुत्ते, बंदर, जरूरत के हिसाब से अलग अलग जानवर इस्तेमाल होते हैं। और ये सब GLP यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के कड़े नियमों के तहत होता है। अगर इन टेस्ट के नतीजे ठीक लगते हैं, मतलब दवा सुरक्षित और असरदार लग रही है जानवरों में, तब कंपनी रेगुलेटर से इंसानों पर ट्रायल शुरू करने की इजाजत मांगती है। रेगुलेटर मतलब? जैसे भारत में CDSCO है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या अमेरिका में FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। और इस इजाजत को IND एप्लीकेशन कहते हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इसमें प्री क्लिनिकल का सारा डेटा, दवा बनाने की जानकारी और इंसानों पर ट्रायल का प्लान दिया जाता है। और अगर IND अप्रूव हो गया तब इंसानों पर ट्रायल शुरू होते हैं, जिसे क्लिनिकल डेवलपमेंट कहते हैं। एकदम सही। और ये भी कई फेज यानी चरणों में होता है। फेज I, फेज 2 और फेज 3। फेज I, इसमें क्या होता है? फेज I में पहली बार दवा इंसानों को दी जाती है। बहुत कम संख्या में, करीब 20 से 100 लोग होते हैं। ज्यादातर ये स्वस्थ स्वयंसेवक होते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स। स्वस्थ, मरीज नहीं। मुख्य मकसद होता है सुरक्षा देखना, डोज रेंज पता करना, मतलब कितनी कम से कम और कितनी ज्यादा से ज्यादा डोज सुरक्षित है, और शरीर दवा को कैसे बर्दाश्त करता है, टॉलरेबिलिटी, साइड इफेक्ट्स क्या हैं। कितना समय लगता है इसमें? इसमें करीब 6 महीने से लेकर साल भर तक लग सकता है। ठीक है। फेज 1 में अगर दवा सुरक्षित पाई गई तो फिर आता है फेज 2। अब दवा उन मरीजों को दी जाती है जिनमें वो खास बीमारी है जिसके लिए दवा बन रही है। यहाँ पहली बार देखा जाता है कि दवा वाकई बीमारी पर कुछ असर, एफिकेसी दिखा रही है या नहीं, काम कर रही है या नहीं, और सही डोज क्या हो सकती है। साथ ही थोड़े समय के साइड इफेक्ट्स पर भी नजर रखी जाती है। इसमें कुछ 100 मरीज होते हैं, मान लीजिए 100 से 500 तक। और इसमें कितना समय? इसमें करीब 2 से 3 साल लग सकते हैं। और आपको बताऊं, बहुत सी दवाएं इसी फेज 2 में आकर फेल हो जाती हैं। पता चलता है कि वो असरदार नहीं है या साइड इफेक्ट ज्यादा हैं। अच्छा, तो ये एक बड़ा पड़ाव है। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल फेज है। और अगर फेज 2 भी कामयाब रहा, दवा असरदार लगी, तब आता है फेज 3। ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे महंगा फेज होता है। इसमें हजारों मरीजों पर दवा को परखा जाता है। 1000 से 5000 या उससे भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। अक्सर ये ट्रायल दुनिया के कई देशों में कई सेंटर्स पर एक साथ चलते हैं, मल्टी सेंटर ट्रायल। यहाँ पक्के तौर पर देखा जाता है कि दवा कितनी असरदार है, एफिकेसी कंफर्मेशन, कितनी सुरक्षित है, सेफ्टी मॉनिटरिंग, और क्या ये पहले से मौजूद इलाज से बेहतर है या कम से कम उतनी ही अच्छी है। मौजूदा इलाज से तुलना भी होती है? हाँ, अक्सर, या फिर प्लेसिबो से तुलना होती है अगर कोई मौजूदा इलाज नहीं है तो। इसमें कितना समय लग जाता है? इसमें कई साल लग सकते हैं, 2 साल से लेके 10 साल तक भी, पर औसतन 5 साल मान लीजिए। इसी फेज 3 के कामयाब नतीजों के आधार पर कंपनी दवा को बाजार में लाने की फाइनल मंजूरी के लिए अप्लाई करती है, जिसे NDA या BLA कहते हैं। यानी फेज 3 के बाद सीधा मंजूरी के लिए अप्लाई करते हैं? हाँ, अगर नतीजे अच्छे हैं तो। और फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे FDA या CDSCO उस एप्लीकेशन को रिव्यू करती है। बिल्कुल। ये फेज 4 से पहले का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है, रेगुलेटरी रिव्यू। कंपनी अपना सारा डेटा जमा करती है, जानवरों पर हुए टेस्ट के नतीजे, फेज 1, 2, 3 के इंसानी ट्रायल के सारे नतीजे, दवा कैसे बनती है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, लेबलिंग, सब कुछ। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी के एक्सपर्ट्स उस सारे डेटा को बहुत बारीकी से जांचते हैं। वो देखते हैं कि दवा वाकई सुरक्षित और असरदार है या नहीं, क्या उसके फायदे उसके जोखिमों से ज्यादा हैं। इसमें कितना समय लगता है? इसमें भी कई महीने या कभी-कभी साल भी लग सकते हैं।
ये इस पर निर्भर करता है कि डेटा कितना कॉम्प्लेक्स है, दवा कितनी जरूरी है। कुछ दवाओं के लिए फास्ट ट्रैक रिव्यू भी होता है। और अगर रेगुलेटर संतुष्ट हो गए तब जाकर दवा को बाजार में बेचने की मंजूरी मिलती है। अच्छा, तो मंजूरी मिल गई, दवा बाजार में आ गई, अब कहानी खत्म? नहीं, पूरी तरह नहीं। अभी एक और फेज बाकी है, जिसे फेज 4 या पोस्ट मार्केट सर्विलांस कहते हैं। पोस्ट मार्केट मतलब बाजार में आने के बाद? हाँ, दवा बाजार में आने के बाद भी उस पर लगातार नजर रखी जाती है। अब लाखों लोग उस दवा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अलग अलग तरह के लोग, लंबी अवधि के लिए। तो हो सकता है कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट सामने आए जो पहले के ट्रायल्स में पता नहीं चला था, क्योंकि वो बहुत दुर्लभ था। रेयर साइड इफेक्ट। या फिर लंबे समय तक दवा लेने पर कोई असर दिखे। इस फेज में दवा की असल दुनिया में परफॉर्मेंस देखी जाती है। और अगर कोई गंभीर समस्या दिखती है तो दवा को बाजार से वापस भी लिया जा सकता है, ड्रग रिकॉल, या फिर उसकी चेतावनी वार्निंग अपडेट की जा सकती है। इतिहास में कई जानी मानी दवाएं हैं, जैसे वायोक्स, रेजुलिन, बेकोल, जिन्हें बाद में सेफ्टी कारणों से वापस लेना पड़ा। बाप रे, ये तो वाकई मतलब एक दवा हम तक पहुंचने से पहले कितने पड़ावों से गुजरती है, हर कदम पर इतनी जांच पड़ताल। हाँ, और ये जरूरी भी है। हर फेज का अपना खास महत्व है। फेज 1 सेफ्टी देखता है, फेज 2 असर का पहला सबूत और डोज ढूंढता है, फेज 3 बड़े पैमाने पर पुष्टि करता है, और फेज 4 असल दुनिया में दवा पर नजर रखता है। और जैसे जैसे फेज आगे बढ़ते हैं, लागत, समय और जटिलता सब बढ़ते जाते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी लंबी और महंगी प्रक्रिया के बाद भी नई दवाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जरूरतें तो हमेशा रहती हैं, नई नई बीमारियां सामने आती रहती हैं। पुरानी दवाएं कुछ बीमारियों के खिलाफ बेअसर होने लगती हैं, जिसे हम ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। सुपरबग्स का खतरा बढ़ रहा है। फिर कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका पहले कोई इलाज नहीं था, अब शायद संभव हो रहा है। अलग अलग आबादी के लिए, जैसे बच्चों या बूढ़ों के लिए या महिलाओं के लिए खास दवाओं की जरूरत हो सकती है। और हाँ, कम लागत वाली दवाओं की जरूरत तो हमेशा ही रहती है, तो रिसर्च चलती रहती है। जाहिर है इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग शामिल होते होंगे और बहुत सारे कागजात भी बनते होंगे। बिल्कुल, हर ट्रायल साइट पर एक मुख्य रिसर्चर होता है, जिसे हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या PI कहते हैं। उनकी पूरी टीम होती है, को-इन्वेस्टिगेटर, रिसर्च कोऑर्डिनेटर, नर्स, डेटा मैनेजर, रेगुलेटरी कोऑर्डिनेटर। और आपने एथिक्स कमेटी का जिक्र किया था, IRB। हाँ, IRB यानी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, या IEC यानी इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मुख्य काम है ट्रायल में भाग लेने वाले लोगों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण यानी वेलबींग की रक्षा करना। कौन होते हैं इसमें? इसमें अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, डॉक्टर, वैज्ञानिक, गैर वैज्ञानिक सदस्य, कानून के जानकार, समाजशास्त्री और आम जनता का प्रतिनिधि भी होता है, ताकि हर पहलू से विचार हो सके। ये कमेटी ही ट्रायल के प्लान, जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं, और सहमति फॉर्म, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म को रिव्यू करती है और मंजूरी देती है, और ट्रायल के दौरान भी निगरानी रखती है। आपने 2 जरूरी दस्तावेजों का नाम लिया, प्रोटोकॉल और सहमति फॉर्म। ये क्या होते हैं? प्रोटोकॉल समझिए कि ट्रायल का पूरा ब्लूप्रिंट है, उसका संविधान है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। ट्रायल क्यों किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स, कैसे किया जाएगा, मेथडोलॉजी, किन मरीजों को शामिल किया जाएगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कौन सी दवा दी जाएगी, कितनी डोज होगी, क्या क्या जांचें होंगी, नतीजों का विश्लेषण कैसे होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नैतिकता के पहलू, सब कुछ। और सहमति फॉर्म, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म। इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म या ICF वो दस्तावेज है जिस पर मरीज के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें मरीज को ट्रायल के बारे में सब कुछ, उसका मकसद, प्रक्रिया, उसमें कितना समय लगेगा, क्या जोखिम हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, अगर वो भाग न ले तो क्या दूसरे इलाज उपलब्ध हैं, और सबसे जरूरी उसका ये अधिकार कि वो कभी भी बिना कोई कारण बताए ट्रायल से हट सकता है। ये सब आसान भाषा में समझाया जाता है। मतलब सिर्फ साइन करवाना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि मरीज सब कुछ समझ गया है और बिना